नमस्कार। आज हम रोहित शर्मा के क्रिकेट सफर पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके शुरुआती जीवन के संघर्षों से लेकर आज वो जहां हैं उस पूरी यात्रा को दिखाती है। और हमारा मकसद है ये समझना कि कैसे वो तमाम मुश्किलों के बावजूद हिटमैन बने। तो चलिए शुरू करते हैं उनके बचपन से। नागपुर में जन्म हुआ 30 अप्रैल 1987 को, लेकिन परवरिश हुई मुंबई में अपने दादा दादी और चाचा के साथ। जी। पिता की आमदनी मतलब बहुत ज्यादा नहीं थी। एक ट्रांसपोर्ट फर्म में केयरटेकर थे वो। और ये बात थोड़ी चौंकाती है कि वो अपने माता पिता से सिर्फ वीकेंड पर ही मिल पाते थे। हाँ। यह सिर्फ आर्थिक तंगी नहीं थी मुझे लगता, बल्कि एक तरह का भावनात्मक संघर्ष भी रहा होगा, है ना? बिल्कुल। आप सोचिए, इतनी कम उम्र में परिवार से इस तरह दूर रहना, वो भी तब जब आप अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश की शुरुआत कर रहे हो। यह निश्चित रूप से किसी के भी व्यक्तित्व पर असर डालता है। और शायद, जैसा आप कह रही हैं, शायद यही शुरुआती अनुभव उनके उस शांत स्वभाव और दबाव झेलने की क्षमता की नींव बने हो जो हम आज मैदान पर देखते हैं। हाँ, हो सकता है। ये कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। और एक और दिलचस्प बात, उन्होंने क्रिकेट की शुरुआत 1999 में जो क्रिकेट कैंप ज्वाइन किया तो बतौर ऑफ स्पिनर की थी। हाँ हाँ। ये सुन के तो आज थोड़ा अजीब लगता है ना, हाँ। आज के रोहित शर्मा को देखते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। ये काफी, क्या कहते हैं, अनूठी शुरुआत है। और यहीं पर उनके कोच दिनेश लाड, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने सिर्फ उनकी बल्लेबाजी की प्रतिभा को पहचाना ही नहीं, बल्कि उस प्रतिभा को सही मंच देने के लिए जरूरी कदम भी उठाए। जैसे वो स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में स्कॉलरशिप दिलवाना, जहां वो खुद कोच थे। अच्छा। तो ये सिर्फ कोचिंग नहीं थी, ये एक तरह से वो जरूरी सपोर्ट, वो इंफ्रास्ट्रक्चर देना था। हाँ, ये दिखाता है कि टैलेंट तो ठीक है, पर सही मार्गदर्शन और मौके कितने जरूरी हैं। लेकिन फिर अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू तो 2007 में हो गया था, पर रास्ता उसके बाद भी आसान नहीं था ना। बिल्कुल नहीं। शुरुआती करियर में प्रदर्शन में वो उतार चढ़ाव, चोटें भी लगी, हैमस्ट्रिंग, काफ इंजरी, और फिर वो 2011 वर्ल्ड कप टीम में जगह न बना पाना। हाँ, वो एक बड़ा झटका था। वो तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा उनके लिए, खासकर जब सब उनकी प्रतिभा की इतनी बात कर रहे थे। बिल्कुल। और यही वो दौर था जब उनपे वो एक लेबल सा लग गया कि भाई टैलेंटेड है पर अंडर अचीवर। हाँ। टेस्ट क्रिकेट में भी देखिए, मौका मिलने में 2013 तक का इंतजार करना पड़ा। हाँ। ये सिर्फ फॉर्म की बात नहीं थी, उस समय भारतीय टीम में कंपटीशन भी तो जबरदस्त था। तो ये दिखाता है कि सिर्फ टैलेंट होना ही काफी नहीं है, लगातार अच्छा परफॉर्म करना, अपनी जगह बनाना, वो एक अलग ही चुनौती है। फिर आता है 2013, इसे हम शायद टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तत्कालीन कप्तान MS धोनी का वो फैसला रोहित को वनडे में ओपनिंग के लिए भेजना। आपको क्या लगता है, सिर्फ पोजीशन बदलने से इतना फर्क पड़ा, या फिर रोहित ने भी अपने खेल में कुछ बदलाव किए थे उस समय? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ओपनिंग से एक चीज तो ही कि उन्हें ज्यादा गेंदें खेलने का मौका मिला, अपनी पारी को बनाने का, संवारने का समय मिला। लेकिन बात सिर्फ मौके की नहीं थी। ऐसा लगता है कि रोहित ने भी इस जिम्मेदारी को समझा और अपने खेल को उसके हिसाब से ढाला। शायद वो मानसिक रूप से भी ज्यादा तैयार थे इस चैलेंज के लिए। हाँ। तो हाँ, ये धोनी का एक मास्टर स्ट्रोक जरूर था, लेकिन रोहित ने उस भरोसे को सही साबित किया। बिल्कुल। और यहीं से वो कंसिस्टेंसी आई, वो निरंतरता आई जिसकी सबको उम्मीद थी। और उसके बाद तो खैर आंकड़े खुद कहानी कहते हैं। हाँ, सही बात है। 2014 में वो 264 रन की अविश्वसनीय पारी, वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आज भी कायम है। आज भी 3 वनडे दोहरे शतक लगाने वाले अकेले बल्लेबाज। जी। और फिर कप्तानी में मुंबई